स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना। तो संवेग संरक्षण के नियम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम की कंडीशन कैसे यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ओके, और इस बंदे को कोई एक साइकिल से आता हुआ कोई एक बंदा है, वो साइकिल से है, ठीक, ऐसे वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से है, ओके, और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर के इस बंदे को, ये बंदा इस बंदे को आके यहाँ पे इसको क्रॉस करता है, धक्का मारता है। कुछ टाइम बाद यही जो बंदा है ये क्या करता है कि एक कार ले लेता है, ठीक, और ये भी जो इसकी जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी क्या करता है कि 10 मीटर पर सेकंड से आकर के इसको क्रॉस करता है, धक्का मारता है। कुछ टाइम बाद आप एक ट्रक ले लो, ट्रक ले लो, और इस ट्रक का जो वेग है वो भी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर के इस बंदे को क्रॉस करता है, धक्का मारता है। आप देखो सबसे अधिक चोट किससे लगेगी, सबसे अधिक चोट किससे लगेगी, हाँ, सबकी वेलोसिटी सेम है, 10 मीटर पर 10 मीटर पर 10 मीटर पर, ट्रक से लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास, इसका मास, इसका मास यानी इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान में सबसे अधिक द्रव्यमान है किसका, ट्रक का है। अच्छा, और यहां पे मैंने देखा कि ये कार का जो है द्रव्यमान ट्रक की अपेक्षा कम है, साइकिल का सबसे कम है, यानी जो मास का यहाँ पे इफेक्टिव पड़ रहा है, मतलब मास का प्रभाव यहाँ पे पड़ा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसको ज्यादा बल लगाएगा, यानी ज्यादा चोट लगेगी, ओके। अच्छा, इस कंडीशन में थोड़ा हम चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब है कि सपोज दैट मान लेते हैं यहां से कि सबका मास यदि इक्वल हो, सबका मास यदि इक्वल हो, मान लेते हैं कि यहां से इसका मास इक्वल है, दैट से पार्टिकल कुछ और ही है, ये भी पार्टिकल कुछ और है, ये पार्टिकल कुछ और है, इसका मास मान लेते हैं कि 10 केजी का है, इसका मास मान लेते हैं 10 केजी का है, इसका मास मान लेते हैं 10 केजी का है। वेलोसिटी यहां से आप चेंज कर दो, मान लो कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, तो क्या वेलोसिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा क्रॉस करेगा ना, इतना तगड़ा मारेगा कि फिर लापता। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि इस बंदे के ऊपर यदि सेम वेलोसिटी थी, मास यदि अलग अलग थे, तो जो मास हाई था उसका इफेक्टिव ज्यादा पड़ा। यहां से मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि सबका मास को इक्वल कर दिया, और यहां से जो वेलोसिटी है सबकी अलग अलग कर दिया, जिसकी हाई वेलोसिटी थी उसका भी इफेक्टिव उसके ऊपर पड़ा। तो वेग जब बदल रहा है तो भी उसके संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और मास बदल रहा है तो भी उसके संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसका मतलब मास एंड वेलोसिटी किसी को भी चेंज करने से हमारा जो मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से आप देखो, संवेग संरक्षण के नियम को हम लोग यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ से अप्लाई करते हैं, और थर्ड लॉ से अप्लाई कर करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है, इसका मास है m1, एक बॉल हमारे पास यहां है, इसका मास है m2, इसका जो वेग है वो है u1, इसका जो वेग है वो है u2, ओके। एक केस नंबर फर्स्ट है, एक केस नंबर फर्स्ट है। तो केस नंबर फर्स्ट में हमने किया क्या, हाँ केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट में हमने किया क्या, इस पार्टिकल का, इस बॉल का मास है m1, इस बॉल का मास है m2, यहां पे इसका वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। मैं यहां पे कंडीशन अप्लाई करता हूं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब जो u1 है उसकी जो वैल्यू है वो u2 से क्या है, ज्यादा है। यानी एक का मान लेते हैं कि सर इसकी यदि 50 है, इसकी 30 है, दोनों एक साथ यदि मोशन कर रहे हैं, तो मोशन करने के बाद जो 50 वाला होगा कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पे उस 30 वाले को कैचअप करेगा, पकड़ेगा। तो मान लेते हैं कि केस नंबर 2 हमारी है कि ये दोनों बॉल आपस में कहीं ना कहीं टक्कर करेंगे। जब टक्कर करेंगे तो यहां पे कंडीशन कौन सी बनेगी, m1, ये कंडीशन कौन सी है, m2। इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, u1 की वेलोसिटी ज्यादा थी, किससे, u2 से, तो u1 वाला कैचअप करेगा किसको, u2 को। जैसे ये दोनों आपस में यहाँ पे जब
किस नंबर सेकंड है, जैसे ही आपस में जब ये दोनों आपस में टक्कर करेंगे तो टक्कर करते समय यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि सर एफ यहां पे जो बल लग रहा है, पहले ने बल लगाया किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, और इधर से हम देखिए सर तो फर्स्ट यानी एफ है वो बल लगा रहा है कहां पे, 2 और 1, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी ये जितना फोर्स लगाया होगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, लेकिन फोर्स है कैसा, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। तो इसका मतलब इनके परिमाण तो बराबर है। जब यदि मैं यदि 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया तो 10 न्यूटन का फोर्स उधर को भी लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया कि यहाँ पे इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो किसी एक डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दो। चलो हम इस डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, यानी F12 इक्वल्स टू माइनस का F21। आपने देखा होगा जब पार्टिकल्स आपस में जब टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद ये पार्टिकल्स जैसे ही वहां पे बम करेगा ना, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वहां पे टक्कर करने के बाद पुनः कहां भागता है, पीछे। कई कंडीशन है, टक्कर करने के बाद आगे को भी जा सकते हैं, टक्कर करने के बाद ऊपर से नीचे को भी फिसल सकते हैं। लेकिन यहां पे हमको लेना है कि आपस में जब ये पार्टिकल पंप करेगा, टक्कर करेगा, क्रॉस करेगा, वो पुनः कहां भागेगा, वापस। आप इसको भगा दो वापस, ऐसे ऐसे। पार्टिकल m1 दूर भी चला गया, पार्टिकल m2 भी दूर चला गया, बॉल है, बॉल m1 भी दूर चली गई, m2 भी दूर चली गई, और यहाँ की जो लास्ट वेलोसिटी फाइंड हुआ v1 और v2, यानी मेरा v फाइनल जो था, सॉरी यहां से जो मेरा ये u जो था वो प्रारंभिक वेग था, लास्ट का वेग कितना मिल गया, v1 और v2। अच्छा, वेग में परिवर्तन तो होगा क्योंकि वो उस टाइम देखिए ये u1 है, ये u2 है, टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद वो पहले जैसा वेग इसका नहीं रहेगा ना, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब वेलोसिटी बदल जाएगी तो कितनी बदलेगी, v1 और v2। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, तो यहां पे तो मेरा फॉलो हो रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, कंडीशन आपको अप्लाई हमको कराओ, आपको ध्यान से बताओ हमको कि गति विषयक द्वितीय नियम होता क्या है। जो फोर्स हमारा लगता है वो संवेग परिवर्तन की दर पे लगता है। तो मैं ऐसे लिखूं कि सर फॉर्मूला जो F इक्वल्स टू होता है डेल्टा P अपॉन का क्या होता है, डेल्टा T। अच्छा, इन दोनों में आप टाइम इंटरवल देखो तो जितने टाइम पे ये इसको क्रॉस करेगा उतने टाइम पे ये भी इसको क्रॉस करेगा। इसका मतलब यहाँ का टाइम जो T1 है, यहाँ का टाइम जो T2 है, वो भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को हम क्या मान लें, T। तो इस पार्टिकल को पकड़ के देखते हैं तो F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन का क्या मान लें हम, T। डेल्टा P का मतलब क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो फर्स्ट बॉल को पकड़ेंगे, फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, सेकंड बॉल को पकड़ेंगे, सेकंड से कंपेयर करेंगे। करते हैं, पहले लगाते हैं यहां से F12 इक्वल्स टू डेल्टा P, P मींस मोमेंटम, संवेग, इसको स्मॉल आप ले लो, डेल्टा P संवेग हो गया, मोमेंटम। यानी कि यहां से डेल्टा P का मतलब हुआ कि इसके संवेग में परिवर्तन हुआ क्या, हमने कहा हाँ m1 u1 से मैं भाग रहा हूं किधर, m1 v1। तो आप ये बताइएगा, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो हम क्या करें, फाइनल में से किसको माइनस कर दें, इनिशियल को। तो हो जाएगा मेरा m1 v1, क्योंकि फॉर्मूला संवेग का होता तो है p इक्वल्स टू mv। तो m1 v1 माइनस का m1 q1 अपॉन में टाइम कितना है, ठीक, ओके। अब यहां से आप इसको पकड़ो F21 को, लेकिन है कैसा, माइनस का है। वही कंडीशन है, सेकंड बॉल के लिए जा रहे हैं पकड़ने, तो सेकंड का फाइनल है कितना, m2 v2 माइनस का m2 u2 अपॉन में टाइम इंटरवल इसके लिए t1 है, इसके लिए t2 है, लेकिन दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, t, ओके। अब यहां से न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई कर देते हैं कि दोनों फोर्स आपस में होंगे क्या, इक्वल होंगे। हमें लाना क्या है, संरक्षण, बचाव, यानी हमारी जो संवेग है वो संरक्षित होना चाहिए। आप दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो क्या मिलेगा, F12 इक्वल्स टू माइनस का F21। दोनों को इक्वल करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या दोनों का है, बराबर। क्या मिलेगा, m1 v1 माइनस का m1
u1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस का m2 u2। ओके, हम लोग इनिशियल को एक तरफ लाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ लेके जाते हैं। तो यहां से देखिए इनिशियल पार्ट यही है ना, आप इसको इधर कर लो ना, ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहां से माइनस F21 है, तो इसका जब माइनस का यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। अब देखो यहां से आप इधर ला दो तो हो जाएगा M1 V1, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा M2 V2 इक्वल्स टू M2 U2 प्लस का M1 U1। इससे देखिए यही पता चलता है कि टक्कर से पहले ये टक्कर से पहले, ये टक्कर से पहले का और ये टक्कर के बाद का दोनों संवेग आपस में क्या होता है, संरक्षित होता है। ओके, हाँ आप इसको चेंज कर लो ना ऐसे, M1 V1 प्लस का M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस का M2 U2। ओके ओके, यहां से फिर से देखो आप, दैट्स द टू पार्टिकल, मेरे पास दो पार्टिकल हैं U1 और U2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। कंडीशन ये है कि U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 का मान U2 से क्या है, ज्यादा है, तो U1 इसको कैचअप करेगा कुछ टाइम बाद। यहां पे आके केस 2 में इसको कैचअप कर लिया। जब कैचअप करेगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, टक्कर करेंगे। जब टक्कर करेंगे तो M1 जितने फोर्स इधर लगाएगा M2 भी उतना फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी 1 2 एंड 2 1। ओके, टाइम इंटरवल जितना फोर्स लगाने में ये टाइम लेगा उतना फोर्स लगाने में वो टाइम लेगा, यानी T1 T2 का मान किसके इक्वल हो गया, ठीक है। जैसे ही जब फोर्स यदि आपस में अटैचमेंट करेंगे तो इसके बाद फोर्स लगने के बाद दो बबल्स आपस में भागते हैं दूर को, तो यहां से दो बबल्स आपस में कहां भागे, दूर को, एक M1 हो गया एक M2 हो गया, लेकिन टकराने के बाद उसका वही वेग नहीं रहेगा जिस वेग से वो चला है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। तो एक मैंने मान लिया P1 का, एक मान लिया मैंने P2 का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग न्यूटन का सेकंड रूल देखते हैं कि जो फोर्स होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन का डेल्टा T। अब डेल्टा P का मतलब होता क्या है, परिवर्तन। फर्स्ट बबल्स, फर्स्ट बबल्स, सेकंड बबल्स, सेकंड बबल्स, दोनों को आपस में मैंने पकड़ा, पकड़ने के बाद ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। हाँ, टाइम उसका इंटरवल इक्वल है, क्योंकि जितने फोर्स टाइम ये क्रॉस करेगा उतने फोर्स टाइम ये क्रॉस करेगा। तो T1 T2 यानी T के इक्वल है। ओके।